वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम अब कुछ बात कर लेते हैं कामयाबी की भी, क्योंकि कामयाबी जो है ना ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल लग रही होती है कि पता नहीं कैसे हासिल की जाए। अच्छा, कुछ अफराद जो हैं वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं और दीगर जो है वो पीछे रह जाते हैं। यकीनन किस्मत और जो है वो आप कह लें कि आपकी लक जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा उसको मैटर कर रही होती है इन चीज़ों में, और आप बहुत ज़्यादा किरदार होता है आपकी लक का भी, और लोग लेकिन मेहनत भी कर रहे होते हैं, मगर आपके अपने जो रवैये हैं वो भी कामयाबी को ज़्यादा यकीनी बना रहे होते हैं। हमजा हाँ जी, मुख्तलिफ कुंजियाँ जी कामयाबी हासिल करने के लिए, जैसे कि हम मतलब पढ़ते आए हैं कि जी कि मेहनत जो है कामयाबी की कुंजी है, वक्त की पाबंदी भी कामयाबी की कुंजी है। मुख्तलिफ फैक्टर जिस तरह से हम पढ़ते चले आए हैं, इन पर छोटे होते मज़ामीन लिखते आए हैं, ये सारी एक बात है। लेकिन इसके अंदर एक बुनियादी सवाल भी है कि कामयाबी कितनी रिलेटिव टर्म है और कामयाबी है क्या, हर एक की क्या डेफिनेशन कामयाबी की मुख्तलिफ है। कोई शख्स थोड़ा हासिल करके भी अपने आप को कामयाब फील करता है, कोई बहुत ज़्यादा हासिल करके भी सोच रहा होता है कि जी कि सितारों पर कमंद ही डालनी है, हमने पता नहीं क्या करना है, और वो फिर भी कामयाब नहीं है। और क्या सेल्फ सेटिस्फेक्शन को हम कामयाबी का नाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते? कई चीज़ें हैं ना कि एक शख्स है वो 40,000 कमा रहा है, वो आपसे ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है, आप 4 लाख कमा रहे हैं और आप उतने मुतमईन नज़र नहीं आ रहे हैं, मुतमईन नहीं है, या आप अपनी जिस पोजीशन में आप उससे अभी तक सेटिस्फाई हुए ही नहीं, आप कहते हैं कि मैंने इससे भी आगे बढ़ना है, और शायद कामयाबी आपकी उससे भी आगे बढ़ना ही है। लेकिन ज़िंदगी में कामयाबी जो है उसकी ख्वाहिशमंद जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि मुस्कुराहट, अपने ख्वाबों का ताक़ुब और मुस्बत सोच, जिस्मानी सरगर्मी और खुश लिबासी जैसी आदत जो हैं वो भी अपनाते हैं, और उसमें भी जो है ना अपने आप को कामयाब तसव्वुर कर रहे होते हैं कि ये चीज़ें अगर अपना लें तो कामयाबी ही कामयाबी है। बस यही एक अहम बुनियादी सवाल यह है कि कामयाबी की डेफिनेशन क्या हर शख्स के लिए मुख्तलिफ है? अगर मुख्तलिफ है तो क्या कोई पैमाना है कि हम कामयाबी का अंदाज़ा लगा सकें उस पैमाने की मदद से कि जी कि ये शख्स कामयाब है और नहीं? और दूसरा, ये बड़ी अच्छी बात है अगर हम देखें कि जी कि ख्वाब बड़े रखने चाहिए, आपने जो अचीव कर लिया अब उससे आगे की तरफ देखें। लेकिन क्या ये एक बात जब हम इसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं तो हमारे मिजाज में से सेटिस्फेक्शन वाला एलिमेंट कहीं माइनस तो नहीं हो जाता है कि हम कभी भी मुतमईन नहीं हो रहे होते हैं कि जी कि नहीं अभी तो आगे मंजिल है? तो ये काफ़ी चीज़ें मोटिवेट करने के लिए बड़ी अच्छी बात है कि बड़े ख्वाब होने चाहिए, अच्छी बातें होनी चाहिए कि जी कि आपने उसकी दौड़ में एक हासिल कर लिया, आगे चले जाएं, ये कर लें वो कर लें, लेकिन क्या उसमें से आप इत्मीनान ही अगर आपको नहीं मिल रहा तो फिर कामयाबी क्या है? तो हम कोशिश करेंगे यही सारे सवालात जो हैं गुत्थी जो है ये सुलझाने की बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जावेद मौजूद हैं, आप सब उनसे वाकिफ़ हैं। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब, कामयाबी क्या है? आपके लिए कामयाबी मुख्तलिफ होगी, मेरे लिए कामयाबी मुख्तलिफ होगी, तो फिर कामयाबी का कोई पैमाना हम सेट कर सकते हैं कि ये कामयाबी है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जब से इंसान इस दुनिया में आया है ना, उस वक्त से ये सवाल उठाया जा रहा है कि इंसान कामयाब कैसे हो। अच्छा, अब अगर ये सवाल का जवाब इतना आसान होता तो इतने करोड़ों सालों से इंसानी शऊर तरक्की कर रहा है तो अब तक इसका एक हतमी फैसला हो चुका होता, और हमें पता होता कि बच्चा जब पैदा होता तो साथ ही हम उसको एक छोटा सा एक सफ़े पे लिख के दे देते कि बेटा जिंदगी में ये कामयाबी है और ये तुमने अचीव करनी है, ये यार्ड स्टिक है उसकी। तो मुझे तो इस उम्र में अब जाके ये समझ में आया है कि कामयाबी की डेफिनेशन हम 2 रेफरेंसेस से कर सकते हैं। ठीक है। हम ये समझते हैं कि जब हमारी मौत आएगी तो हम ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद कुछ नहीं होगा, तो फिर हमारी कामयाबी की डेफिनेशन वो होगी जिसमें मौत से पहले वाला ये जो वक्त है ना, इस वक्त के अंदर हम मैक्सिमम अचीव कर सकें। ठीक है। और अगर हम ये समझते हैं कि मौत के बाद हम ख़त्म नहीं होंगे बल्कि मौत के बाद एक और ज़िंदगी शुरू होने वाली है, और पूरी हमारी लाइफ के स्पेक्ट्रम के अंदर ये 60-70 साल का जो टाइम है ये सिर्फ एक छोटा सा पीरियड है, बल्कि इसके बाद एक और बहुत लंबा पीरियड भी शुरू होने वाला है। देखिए, जो हमारी गुफ्तगू है ना, ये सिर्फ एकेडमिक गुफ्तगू और बराए गुफ्तगू नहीं है, ये बहुत सीरियस मैटर है मेरा और आपकी जिंदगी का और बका का। हमें सबसे पहले ये फैसला करना है कि हमें उस ग्रुप और उस बेंच में शामिल होना है जो ये समझते हैं कि मौत के बाद जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर ये बात है फिर तो हमारे आइडियल्स होंगे बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, फिर हमारे आइडियल होंगे कारून, हमारे आइडियल होंगे फिरौन। मैं उनको मिला नहीं रहा, यानी जिन लोगों ने दुनिया के अंदर मैक्सिमम अचीव कर लिया इन टर्म्स ऑफ मनी, इन द टर्म्स ऑफ अथॉरिटी, इख्तियार, ताकत, शोहरत, इज्जत, ये सब कर लिया, फिर तो ये होंगे।
लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि नहीं मौत के बाद एक जिंदगी है, तो फिर हमारी कामयाबी की डेफिनेशन के लिए हमें फहम खुदाबंदी से मदद लेनी पड़ेगी। और फहम खुदाबंदी जो खुदा पाक का फहम है वो कुरान की शक्ल के अंदर बिल्कुल क्लियर आयत है, यानी उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। सिंपल सी एक आयत है जिसका मफहूम ये है कि तुम में से जो शख्स जन्नत में जाने में कामयाब हो गया और जहन्नुम से उसने अपने आप को बचा लिया, वो कामयाब हो गया। वह फौज का मतलब कामयाब। तो लिहाजा ये बात हमारे जहन में बिल्कुल कोई इसमें कोई हाफ हार्टेड और एक हौच पौच नहीं होना चाहिए। अगर हमने मौत के बाद की जिंदगी जो कि अल्लाह देखें कुरान की जो बेशतर आयात है और मक्की आयात सारी जब लोगों का बनाया जा रहा था तो सारी में बेसिक कॉन्सेप्ट यौमुद्दीन का था, यानी पाक जो है आखिरत में एक मैदान में तुम्हें इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा तुम्हारे जो जो किए का हिसाब तुमसे लिया जाएगा। लिहाजा इस बैकग्राउंड के साथ मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमें बिल्कुल जितनी जिंदगी अल्लाह पाक ने इस दुनिया में दी है, इस जिंदगी में आसानी के साथ, सहूलत के साथ और एक खुशहाली के साथ जिंदगी गुजारने की कोई नफी नहीं है। पूरी कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए जो जो स्किल्स हासिल करनी चाहिए वो जरूर स्किल्स हासिल करनी चाहिए। अगर आप टीचर हैं तो आपको टीचिंग स्ट्रेटजीज आनी चाहिए। अगर आप मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं तो वो जो भी हैं वो सब सीखना चाहिए। लेकिन तो अपनी कामयाबी नहीं समझना चाहिए। आपके पास अरबों रुपया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अरबों रुपए की मौजूदगी की वजह से अपने आप को कामयाब समझना ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। लिहाजा वो तमाम चीजें जो आखिरत के अंदर हमें अल्लाह की आंखों के सामने सुरगुरू करती हैं, वो सारी की सारी चीजों को जिंदगी में इख्तियार करके उन वर्चूज को इख्तियार करना जो कि ईमान है, जो कि सच्चाई है, जो कि दयानतदारी है, इन सारी वर्चूज को हासिल करने का नाम कामयाबी। और इसकी एक और भी डेफिनेशन है। आप मुझे कोई और सवाल पूछेंगे तो मैं वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा प्रोफेसर साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं असल कामयाबी यकीनन यही है, लेकिन इस कामयाबी के लिए कुछ आदत भी होती है कि इंसान को वो आदत अपनानी चाहिए ताकि हम इस ज़िंदगी में वो आदत अपनाएं ताकि हमें जो ये असल जो कामयाबी है वो हम हासिल कर सकें। वो आदत कौन सी होनी चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। देखिए उसके लिए वैसे तो एक ज़िमनी बहुत तफसीलात हैं जो ह्यूमन कैरेक्टर को डिस्क्राइब करती हैं, पॉजिटिव ह्यूमन कैरेक्टर को, लेकिन मैं आपको मोटी मोटी एक निशानी बता देता हूँ। वो ये है, एक एटीट्यूड होता है कि मैं हासिल कर लूं, मैं लेने वाला बन जाऊं, और एक एटीट्यूड है मैं देने वाला बन जाऊं। तो देने से मुराद सिर्फ पैसे नहीं है, देने से मुराद मोहब्बत भी है, ख्याल भी है, सच्चाई भी है, इल्म भी है, हिकमत भी है। यानी दो एटीट्यूड हैं जिंदगी के। एक वो है कि मैं हासिल कर लूं, मैं चीजें हासिल कर लूं। ये जो मैं हासिल करने वाला एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड सूट करता है उसको जिसका ख्याल है कि मौत तक की मेरी जिंदगी है। और देने वाला जो एटीट्यूड है, लिहाजा इसकी ज़िमनी तफसीलात क्या हैं इसमें पड़े बगैर एक मोटी सी बात हम देख लें कि मेरे रवैये के अंदर लालच है या ईसार है। ठीक है। मेरे तो देने वाला हूं मैं या लेने वाला, और इसको आप देख लें हर चीज में। अगर हम अपने रवैये को किसी तरीके से गिविंग, देने वाला बना लें, ऊपर वाला हाथ बन जाएं, तो मेरे ख्याल में कामयाबी उसका बाई प्रोडक्ट है। देखिए कामयाबी एक मंजिल नहीं है, कामयाबी सही जिंदगी गुजारने का नतीजा है। बुनियादी तौर पे कामयाबी की कोशिश करना एक अलग से मेहनत नहीं है। अगर हम अपने वक्त को, अपनी जिंदगी को सही तरीके से गुजारें तो, और सही तरीके की एक यार्डस्टिक बनाई है कि हमारी जिंदगी मुसलसल देने वाले एटीट्यूड के अंदर गुजरे, तो इसका बाई प्रोडक्ट जो होगा वो कामयाबी होगी। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर साहब, अगर हम दुनियावी मामलात के अंदर देखें, क्योंकि जिस तरह से आपने फरमाया कि कामयाबी कोई मंजिल नहीं है, आप मतलब कि ये बाय प्रोडक्ट है, आपने बात सारी की, लेकिन क्या फिर हम इसको इत्मीनान मतलब कि मुतमईन होने और गैर मुतमईन होने से जोड़ सकते हैं कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी के अंदर मतलब सेटिस्फाई है अपनी ज़िंदगी से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, तो शायद वो कामयाब है, या डिससेटिस्फेक्शन का बहुत ज़्यादा एलिमेंट है तो हम उस शख्स को कामयाब नहीं करेंगे, कहेंगे इसका पैसों से लेना देना कोई नहीं है? जी बिल्कुल, ये जैसे आपने बताया ना, ये वो है जैसे टेम्परेचर आप थर्मामीटर मुंह में रख के देखते हैं कि 98.6 टेम्परेचर है, इसका मतलब बुखार नहीं है। तो अगर एक आदमी पुरसुकून है तो ये इस बात की निशानी है कि वो कामयाब है। और इसके बारे में जी, और इसके बारे और सुकून हासिल करना भी एक्चुअली कोई मंजिल नहीं है, क्योंकि बहुत या कोई हमारी कामयाबी हुई, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी सारी जिंदगी बेसुकून रही है, बेसुकून सेंस के अंदर रही है कि उनका पैशन इतना स्ट्रांग था,
और उनके अंदर हर वक्त एक आग लगी रहती थी और वो हर वक्त जो है एक मुसीबत तो नहीं कहना चाहिए, हर वक्त एक जो चैलेंज के अंदर रहते थे। तो इसलिए मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो सुकून है ना, ये सुकून एक तरह का पैरामीटर है कि जिस क्लियर करते हैं कि आप कामयाबी के रास्ते में हैं। और देखिए इस वक्त तो साइंटिफिक स्टडी, सोशल साइंसेज के अंदर रिसर्च ने किया है, मैं अब इस वक्त टाइम नहीं है वरना मैं आपको रेफरेंसेस भी बता सकता हूँ, जी जी बिल्कुल, कि पुरसुकून होना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी अमाउंट ऑफ वेल्थ के साथ। अच्छा, तो अगर वेल्थ से होता तो वेल्थ वाले लोगों के अंदर डिप्रेशन ज्यादा क्यों होती? मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ कि हक पैसे कमाने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी कहते हैं कि ज्यादा अमीर आदमी को रात को नींद भी नहीं आती है, ये आमतौर पर कहा जाता है जी। बस वो डिपेंड करता है वो हलाल के पैसों से है या कि वो उस तरह से नहीं है। तो इसलिए पैसे की हम नफी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हक हलाल से आप जितने मर्जी पैसे कमाइए, लेकिन मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ उस पैसे के हासिल करने को ही कामयाबी समझ लेना, ये बहुत बड़ी हमाकत है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा प्रोफेसर साहब, अगर हम बात करें जिस तरह से कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि मुस्कुराहट और जो खुश इखलाकी है वो ही हमारे मतलब जो होती है वो कामयाबी होती है कि किसी की शख्सियत में है, तो आप क्या समझते हैं ये काफ़ी हद तक बात दुरुस्त है? ये एक टूल है और एक तरह की एक क्या कहना चाहिए एक करैक्टर का एक सिफ्त है। और आपको और ये नबी करीम सल्लल्लाहु किसी ने पूछा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में क्यों तशरीफ़ लाए थे, तो गालिबन उसका मफ़हूम ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला इखलाक के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। तो ये तो उसवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और शायद आप एक बात आपको और बड़ी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, आपको ये बात आपको पहले मालूम भी होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक मुस्तकिल सुन्नत है ना, वो मुस्कुराना है। मुस्कुराना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कुछ बहुत ही मखसूस मौके के अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर एक दिलावेज मुस्कुराहट रहती थी। लिहाजा अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट को कायम रखना एक मुश्किल हालात के अंदर भी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा की पैरवी है। तो मुस्कुराहट तो सवाब का काम है और मुस्कुराहट चेहरे पे ना रखना मगर इसी कॉन्टेक्स्ट में गुनाह का काम है। अगर आप चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है तो गुनाह है। यानी अब मैं समझ रहे हैं ना कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में। प्रोफेसर साहब आपके इस हवाले ने, आपकी इस बात ने जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, उनके चेहरों पर जो है ना वो मुस्कुराहट ले आई है आपकी ये बात, और ये भी कार खैर है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब। पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और हमने ये कंक्लूड किया कि कामयाबी आपके पर्सनल मतलब कि आपके इंटरनल सेटिस्फेक्शन के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। आप कितने पुरसुकून हैं, कितने मुतमईन हैं, यही असल कामयाबी। बहुत अच्छा समअप किया है कि कामयाबी जिस तरह से उन्होंने दो हिस्सों में बताया ना कि एक तो है कि मौत के बाद हम कहें कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है तो वो अपनी दुनिया में जितनी भी वो कमाल है या कुछ भी कर ले तो वो कामयाबी तस्वर की जाती है। लेकिन असल जो कामयाबी उन्होंने कहा कि वो उसकी है जो कि आप कह लें कि जी इस ज़िंदगी के बाद जो अगली ज़िंदगी आपकी शुरू होगी वो अगर उसमें आप जैसे रास्ते आप जाते हैं आगे तो फिर वो असल कामयाबी है। बिल्कुल ऐसे ही है। चले हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बलूचिस्तान का जिक्र कर लेते हैं और वहाँ तब्दीली आज जो है पहले आ गई थी लेकिन आज पता लग जाएगा कि कमान जो है वो सूबे की मिलने जा रही है अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो साहब को। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान की वज़ारत आला के लिए मुख्तलिफ मुखालिफ गिरोह के उम्मीदवार और साबिक स्पीकर असम्बली मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो के मुकाबले में किसी की जानिब से कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए गए हैं, जिसकी सूरत में अब उनका इस ओहदे पर इंतखाब यकीनी सा हो गया। बिल्कुल, जिस तरह से बलूचिस्तान असम्बली का इजलास भी है आज, तो वज़ीर आला की हैसियत से बिला मुकाबला इंतखाब के बाद वो शाम को गवर्नर हाउस में अपने ओहदे का हल्फ भी उठाएंगे और ये दूसरी बार होगा कि वो अपनी पार्टी की अंदरूनी बगावत की क़यादत के बायस वज़ीर आला का ओहदा संभालेंगे। वो पहली मरतबा सन 2018 में बगावत की क़यादत करते हुए वज़ीर आला बने थे। हमसे हाँ जी, मुस्लिम लीग नून का वो मामला था सनाउल्लाह ज़हरी साहब से और उसके बाद ये वज़ीर आला बन गए थे। फिर अभी हम जाम कमाल साहब को देख लें, वज़ीर आला थे और बज़िंजो साहब जो थे वो स्पीकर थे। अब उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया और इस्तीफ़ा मंजूर हुआ, जिसके बाद इनका नाम सामने आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी बलूचिस्तान की उनको थोड़े से एतराज़ात थे, लेकिन उसके बाद परवेज़ खटक साहब ने बात की है और साथ ही हम बात करें चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब ने बात की है तो उन्होंने भी हिमायत का ऐलान कर दिया है। और दोनों अगर हम सियासी बगावतों में देखें तो बलूचिस्तान असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ़ की मुआवनत जो है वो इन्हें हासिल रही है और आज भी यही उम्मीद की जा रही है कि इन्होंने वोट्स लेने हैं सिर्फ और इन्होंने साबित करना है कि मेरे पास एतमाद है इस असम्बली का
और इस हाउस का, जिसके बाद वो बाकायदा तौर पर वज़ीर आला बन जाएंगे बलूचिस्तान के, और इतने कम अरसे में 2 दफ़ा वज़ीर आला वही बन रहे हैं बलूचिस्तान के। हमजा, वैसे मैं ये सोच रही थी कि जैसे एक दफ़ा पहले भी वो इसी तरह बगावत हुई और वो बने, और फिर अब दूसरी दफ़ा अपनी ही पार्टी के अंदर इस तरह से हुआ और वो मतलब बनने जा रहे हैं, आज बन भी जाएंगे यकीनी तौर पर, क्योंकि उनके अगेंस्ट जो है वो कोई भी नहीं खड़ा हुआ है। हाँ जी, लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा तो ये लगता है कि जैसे बलूचिस्तान में रीत ही बन जाएगी कि उसके अंदर यही कुछ हमें देखने को मिलेगा आगे भी। ऐसी तब्दीलियाँ बलूचिस्तान से आती रहती हैं और उसका सियासी तौर पर जो है बड़े असरात भी हुआ करते हैं। यही बात समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। मज़हर अब्बास साहब, मामला तो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है मीर अब्दुल कुद्दूस बज़ीज़ो साहब के हवाले से कि किसी ने कागज़ात नामज़दगी जमा नहीं करवाए, फ़ैसला उनके हक़ में ही होगा, उनको एतमाद भी हासिल हो जाएगा। लेकिन बुनियादी सवाल आवाम का एक होता है कि तब्दीली क्या आएगी, फ़र्क क्या पड़ेगा, वही लोग होंगे, उन्हीं लोगों की हिमायत होगी, तो क्या हासिल क्या होगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। हासिल कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह जाम कमाल साहब आए थे उसी तरह अब्दुल कुद्दूस बज़ीज़ो साहब आ गए। जिस तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनी थी, वो सारे इवेंट्स अगर हम 2018 ऑनवर्ड्स देखते चले जाएं, तो बदकिस्मती है एक ऐसे सूबे की जिसको सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। वहाँ अगर सियासी अदम इस्तेकाम रहता है, और इसमें इसके बहुत से अवामिल हैं, लेकिन इसमें एक जो हमारी सियासी जमातों का जो इशू है वो भी अपनी जगह है, जिस तरीके से चीज़ें हैंडल की जाती हैं, तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी। अब्दुल कुद्दूस बज़ीज़ो साहब बिला मुकाबला मुंतखब हो जाते या किसी इंतखाब के ज़रिए अमल में आते। जब तक बलूचिस्तान की सियासी जमातें संजीदगी नहीं दिखाएंगी, जब तक आउटसाइड इंटरफेरेंस बलूचिस्तान के अंदर नहीं ख़त्म होगी, उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि अब्दुल कुद्दूस बज़ीज़ो साहब, ज़ाहिर है अब उनके पास वक्त कितना है, मेरा ख्याल है डेढ़ साल रह गया है, 1.5 साल से ज़्यादा तो नहीं है। तो बेहतर होता चाहे जाम कमाल साहब ही रहते। जाम कमाल साहब का इशू जो मैंने मालूम किया, तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड का प्रॉब्लम उनका ज़्यादा था, जिसकी वजह से बहुत से MPs जो है वो उनसे नाराज़ रहते थे। हालांकि कोई उन पे मेजर एक्विजिशन नहीं है जाम कमाल साहब पे, कोई बहुत ही उनके खिलाफ कोई बदउनवानी का कोई बड़ा वो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है बलूचिस्तान की असम्बली को साथ लेके चलना, अपने इत्तेहादियों को साथ लेके चलना, और बलूचिस्तान की जो रिवायात हैं उसमें एक बड़ी रिवायत ये है कि आपके पास कोई आता है तो आप उससे किस तरह बिहेव करते हैं, किस तरह मिलते हैं, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। और उसने कंट्रीब्यूट किया, और अल्टीमेटली तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो है जाम कमाल साहब अपनी वजारत आला नहीं संभाल सके। बहुत बेहतर होता अगर वो बहुत पहले ही खुद ही इस्तीफा दे देते, जो उन्होंने बहुत बाद में किया। मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होता। बिल्कुल। अच्छा मज़हर अब्बास साहब, हम अगर बलूचिस्तान की सियासत की बात करें तो उसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं, किस रुख जाती देख रहे हैं आप? और दूसरा ये कि अब जिस तरह से मीर हासिल बज़ीज़ो हैं और जिस तरह से पहले हमने देखा कि जाम कमाल साहब हैं, इन दोनों में एग्जैक्टली, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए? देखिए, अभी फ़र्क का मसला नहीं है। मसला ये कि बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स से जिस तरीके से एड्रेस होती है, मुझे आज भी याद है जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, तो बलूचिस्तान में डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब और सनाउल्लाह ज़हरी साहब के दरमियान जो चीज़ रही, और उसका अल्टीमेट सोल्यूशन ये निकाला मियाँ साहब ने कि जी 2.5 साल उन्होंने डॉक्टर अब्दुल मालिक को दिए और 2.5 साल उन्होंने सनाउल्लाह ज़हरी। इस तरह कोई भी सूबे इस तरह नहीं चला करते। डॉक्टर मालिक साहब बहुत उन्होंने बड़ी कोशिश की बलूचिस्तान में उन ग्रुप से बात करना, अस्करियत पसंदों से बात करना, ये सारी चीज़ें उन्होंने चीज़ों का सियासी हल निकालने की कोशिश की। लेकिन जब तक आप एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाते बलूचिस्तान में, उस वक्त तक चीज़ें नहीं बढ़ेंगी। और मैंने फिर कहा
कि इसकी बहुत जिम्मेदारी बलूचिस्तान की सियासी जमातों को भी जाती है। वो जब तक इस चीज़ की तरफ संजीदगी नहीं दिखाएंगे, और सिर्फ यही होगा, अभी आपको देखिएगा, अभी आप अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब को जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, उनमें बलूचिस्तान के मसाइल नहीं होंगे, एग्जैक्टली उनमें बलूचिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों के मसाइल होंगे। उसमें बलूचिस्तान में जी डेवलपमेंट फंड्स जो है जितनी जल्दी आप MPS को देंगे वो मसाइल होंगे। तो मेरा ख्याल है जहाँ हमारी पूरी सियासी अदम इस्तेकाम हमें नज़र आ रहा है इस्लामाबाद से लेकर बलूचिस्तान तक, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मेरा ख्याल है हमारे यहाँ बड़ी संजीदा डिबेट की ज़रूरत है कि हम आखिर बढ़ना किस तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ एक तरफ हम ये इमेज बनाने की कोशिश करते हैं जी पाकिस्तान इज़ अ वेरी सेफ कंट्री और महफूज मुल्क है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन इस्लामाबाद के इमेजेस देखें, पॉलिटिकल क्राइसिस देखें, तो वो एक दूसरी पिक्चर हमें पेश करता है। मेरा ख्याल है ओवरऑल इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। ठीक है मज़हर साहब, इस्लामाबाद का आप जिक्र कर रहे हैं और बलूचिस्तान में जब तब्दीली आ रही होती है, हमने मतलब हाल में यही देखा है कि वो इस्लामाबाद के अंदर भी थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो रही होती है और इस्लामाबाद के लिए भी कुछ मुश्किलात जो हैं जन्म ले रही होती हैं। अभी हम सूबाई क़यादत की बात करें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, वो नाराज़ थी लेकिन उसको मना लिया गया परवेज़ खटक साहब की जानिब से, सादिक संजरानी साहब की जानिब से। लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई मामला बलूचिस्तान की हद तक ख़राब नहीं है या फिर मरकज़ में ख़राब नहीं होने जा रहा है? नहीं, इतनी जल्दी तो हम नहीं कह सकते कि कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उस लिहाज से कि बलूचिस्तान जो हमने 2018 में देखा था जी, अब जाम कमाल साहब भी अच्छी तरह जानते हैं, कुद्दूस बिजंजो साहब भी अच्छी तरह जानते हैं, सादिक संजरानी साहब भी अच्छी तरह जानते हैं कि बलूचिस्तान में जो 2018 में क्राइसिस था, वो क्राइसिस किसने क्रिएट किया, क्यों क्रिएट किया, और उसके नताइज क्या बलूचिस्तान के लिए बहुत अच्छे आए, तो उसका जवाब नफ़ी में होगा। उसमें जो है ये तो है कि आप सादिक संजरानी साहब आज चेयरमैन सेनेट बने बैठे हैं, जाम कमाल साहब वज़ीर आला हो गए, और अब अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब, इन सारे क्राइसिस में ये सारे लोग बताएं कि इसमें बलूचिस्तान का कितना भला हुआ है, इसमें बलूचिस्तान में कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट आई है, बलूचिस्तान में ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी बिना पे ये सब चीज़ें हुई हैं। तो अगर इसका एनालिसिस किया जाए और संजीदगी से एनालिसिस किया जाए तो मेरा ख्याल है बलूचिस्तान को नुकसान हो रहा है, बलूचिस्तान को नुकसान हुआ है, और अगर ये मामला इसी तरह चलते रहे तो सबसे ज़्यादा नुकसान खुद बलूचिस्तान और उसके अवाम को होगा। बिल्कुल ठीक है मज़हर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और जिस तरीके से वो कह रहे थे कि शायद कुद्दूस बिजंजो साहब जो हैं उनका भी फोकस अब इसी पे ही होगा कि मैंने जो मेंबर हैं सूबाई असम्बली के, उनको किस तरीके से खुश रखना है और उनके जो एतराज़ात जाम कमाल साहब पर थे वो मुझ पर ना हो, और इतने अरसे में वो क्या तब्दीली बलूचिस्तान वालों के लिए ला सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।